हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है मैपिंग क्लास में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां। इससे पहले की क्लासों में हमने यूरोप का फिजिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था और यूरोप की देश राजधानियां और यूरोप की आउटलाइन कंप्लीट कर चुके थे। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो है यूरोप की नदियां, क्योंकि यूरोप पूरे का पूरा महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर पठारी क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं और सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्रों से घिरा हुआ क्षेत्र है आपका यूरोप महाद्वीप। तो इस यूरोप महाद्वीप के अंदर हमें देखना है कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो इन नदियों को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हमें किस तरीके से पढ़ना है, एक बार इस चीज को समझ लें। तो जब हम यूरोप की नदियों को पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि कोई भी एक्स नाम से हम कोई नदी पढ़ते हैं, तो इसमें तीन चार चीजें आपको याद रखनी होती है। एक तो उस नदी की लोकेशन क्या है। लोकेशन आपकी दो तीन तरीके से हो सकती है, मतलब इसमें हमें वर्ल्ड पढ़ रहे हैं तो मेन आपको कंट्री के बारे में क्लियर होना चाहिए कि ये नदी किस देश की नदी है और वहां पर पर्टिकुलर कोई रीजन आ रहा है तो उस क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। लोकेशन के बाद अगर हम देखें तो नदी का ओरिजिन अगर रिक्वायरमेंट है या कोई इंपोर्टेंट पार्ट आता है, इंपोर्टेंट माउंटेन है या लेक है, तो उसके बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको ज्यादातर ओरिजिन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद जो इंपोर्टेंट पार्ट हमें बताना होता है वो है माउथ, मुहाना। ये तो कंपलसरी आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि कोई भी नदी है वो किसी ना किसी सी, बे या ओशियन में जाएगी ही जाएगी। तो आपको याद होना चाहिए ये किस सागर में जाती है, किस सागर के अंदर, खाड़ी के अंदर जाती है या किस महासागर के अंदर जाती है। तो ये तीन पॉइंट आपको कवर करने, लोकेशन, ओरिजिन और माउथ। तो एक्स के बारे में जब बताएंगे तो एक्स की लोकेशन बताएंगे, एक्स का ओरिजिन बताएंगे, एक्स का माउथ बताएंगे। इसके अलावा अलग चीज आती है ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। हालांकि वर्ल्ड के अंदर नदियां जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ट्रिब्यूटरीज आपको बहुत डिटेल से नहीं पढ़नी होती है। भारत के अंदर हम सारी ट्रिब्यूटरीज की डिटेल से स्टडी करते हैं। सहायक नदियां बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होगा पार्ट ये। इसके अलावा ये पार्ट काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी देश की जब हम नदी की स्टडी करेंगे तो उस नदी के आसपास बसा हुआ कोई भी औद्योगिक शहर, कोई भी बंदरगाह या कोई भी सामान्य शहर जहां उसकी हो सकता है राजधानी हो, तो उस शहर के बारे में हमें पता होना चाहिए। सिटी अगर आप कवर कर लोगे तो सिटी कवर करने के साथ साथ आप उस देश के बारे में स्टडी कर सकते हैं और देश के महत्वपूर्ण शहर या औद्योगिक शहरों के बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरीके से चार पांच पॉइंट जो रहेंगे वो आपको यहां पर याद रखने हैं। तो हम एक एक करके सारी नदियों को पढ़ेंगे। इसके पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आप अपना एटलस साथ में रखेंगे। एटलस के अंदर दो तरीके का मैप आपको मिलेगा, एक है एटलस पॉलिटिकल मैप और एक होगा एटलस फिजिकल मैप। नदियों को देखने के लिए वैसे फिजिकल मैप का यूज किया जाता है, लेकिन हम चाहें तो पॉलिटिकल मैप का भी यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल मैप जिसमें साफ साफ देश राजधानी आपके दी हुई, उस मैप के अंदर आप जाएंगे तो आपको ग्रीन या ब्लू कलर में ज्यादातर शो होगा। ब्लू कलर के अंदर कुछ लाइनें आपको दिखाई देंगी, वो सारी जो लाइनें दिखाई देती हैं वो नदियों की लाइनें हैं। पॉलिटिकल मैप में देखने से ये फायदा होगा कि उन लाइनों के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि उसके ऊपर कौन सा शहर बना हुआ है, कौन सा राजधानी क्षेत्र बना हुआ है और वो किस देश की नदी है। तो इसलिए पहली प्राथमिकता हम पॉलिटिकल मैप को देंगे। तो नदियां हम पहले क्या कोशिश करेंगे कि सारी की सारी पॉलिटिकल मैप से कवर करें, और अगर हमें पॉलिटिकल मैप में कोई नदी नहीं दिखाई देती तो हम फिजिकल मैप के अंदर देखेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको पूरी नदियों को दिखा रहा हूं, आप अपना एटलस साथ में रखो और मुझे बताओ कि ये आपको सारी की सारी नदियां दिखाई देती है या नहीं। तो 5 मिनट की एक एनिमेशन वीडियो है, उसमें आप सारी नदियों को एक बार देखें जब तक मैं पानी पी रहा हूं। देखो जरा, ये सारी की सारी नदियों को एक बार देखो आप, आपको एटलस में दिखाई देंगी। जो पोजीशन यहां पर चल रही है उसी पोजीशन को आप एटलस में देखते जाओ। ये फर्स्ट पोजीशन जो स्टार्ट हुई है वो आपकी पोलैंड से स्टार्ट होगा। पोलैंड के मैप से स्टार्ट करो इसको। तो जितनी नदियां यहां पर शो हो रही हैं, इन सारी नदियों को एक बार आप एटलस के साथ देखें, स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार सारी नदियों को एटलस के अंदर देखो कि एटलस में आपको ये सारी नदियां दिखाई देती हैं। सारी देश और कंट्री के साथ आपको नदियां दिख जाएंगी।
तो सबसे पहले आपको विस्टुला नदी मिलेगी। ये मैं एक बार देशों के नाम भी साथ में लिख रहा हूं, वन बाय वन हम सारी नदियों को डिटेल से पढ़ेंगे। पहला जो देश है वो आपका पोलैंड होगा यहाँ पर। तो पोलैंड के अंदर आपको ये नदियां मिल जाएंगी दो। पोलैंड के बाद ये जो नदियां हैं ये आपको जर्मनी के अंदर दिखाई देंगी, आपको जर्मनी में देख सकते हैं। ये सारी नदियां फ्रांस के अंदर है। यहाँ पर एक रॉन नदी और मिलेगी, तो ये फ्रांस आप देख सकते हैं। ये आपका स्पेन वाला पार्ट है, तो स्पेन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर पुर्तगाल वाला पार्ट आ जाएगा। ये क्षेत्र आपका इटली का आ जाएगा, तो इटली के अंदर आपको नदियां मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ नदियां और हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इटली के बाद जाएंगे, यहाँ पर एक सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मिल जाती है जिसको कहते हैं डेन्यूब। डेन्यूब के ऊपर जाएंगे, ये मालडोवा वाला क्षेत्र है, मालडोवा। तो मालडोवा के अंदर डनिस्टर नदी मिल जाएगी। और ये आपका यूक्रेन वाला पार्ट है, यूक्रेन के अंदर नीपर नदी मिल जाएगी। और रशिया के यूरोप वाले पार्ट में, रशिया के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर दो नदियां मिलेंगी, वोल्गा नदी और यूराल नदी। तो केवल अभी आपको ये नहीं देखना है नदी कहां से आ रही है कहां जा रही है, पहला प्रयास हमें करना है कि एटलस के अंदर हमें ये सारी की सारी नदियां देखने को मिल जाए। बस इतना याद रखो कि कौन सी नदी किस कंट्री के अंदर हमें दिखाई दे रही है। 70% यहीं से आपका मैटर सॉल्व हो जाता है कि कौन सी नदी किस देश के अंतर्गत आती है। डिटेल स्टडी हम इसकी वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमने देखा जो नदी हमें मिलती है वो विस्टुला से मैं स्टार्ट करूंगा। तो विस्टुला से लेकर ये सारी नदियों को हम वन बाय वन करके कवर करेंगे, तो आपको एटलस के साथ साथ सारी चीजों को कवर करना है। तो सबसे पहले यहां पर नदी के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो हेडिंग डालेंगे विस्टुला रिवर। तो सबसे पहली नदी कौन सी हो जाएगी, विस्टुला नदी। अब विस्टुला नदी के बारे में हम पढ़ते हैं क्या क्या इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये जो देश मिलेगा आपको पोलैंड, तो इस पोलैंड के अंदर यहां पर आपको मिल जाएगी विस्टुला नदी। तो ये पोजीशन होगी विस्टुला नदी की। तो पहले तो पोजीशन आपको याद रखनी होगी कि विस्टुला नदी की पोजीशन कहां पर है। तो हम आंसर दे सकते हैं कि ये नदी पोलैंड में लोकेटेड है, तो पोलैंड आंसर आ जाएगा। विस्टुला नदी का ओरिजिन याद नहीं रखना है कि ओरिजिन कहां से होता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा कोई माउंटेन एरिया यहां पर हमें यूरोप में नहीं मिलता। अगर कोई मेजर माउंटेन मिलता है तो हम आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो विदाउट इसके याद रख लेंगे। और मोहाना सबसे इंपोर्टेंट है, मोहाने के लिए आप याद रखेंगे ऊपर हमने एक सागर पढ़ा था यहाँ पर बाल्टिक सी, तो इस नदी का ओरिजिन लोकेशन याद रखेंगे पोलैंड। तो विस्टुला नदी की लोकेशन हो गई पोलैंड, और उसके बाद इसका मोहाना कहां पर हो गया, बाल्टिक सागर में। फिर क्वेश्चन आता है कि इस नदी पर क्या कोई शहर भी स्थित है। हाँ बिल्कुल, तो पोलैंड की राजधानी वारसा। तो पोलैंड की राजधानी अगर हम वारसा की बात करें तो पोलैंड की राजधानी वारसा इसी विस्टुला नदी पर स्थित है। और इसी के ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको एक गंडांस्क करके बंदरगाह मिल जाएगा, तो वो बंदरगाह भी यहीं पर स्थित है, गंडांस्क पोर्ट। तो एक याद रखेंगे कि विस्टुला नदी पोलैंड की नदी है, इसका मुहाना बाल्टिक सागर के अंदर है, इस पर पोलैंड की राजधानी वारसा स्थित है और गंडांस्क बंदरगाह भी स्थित है। वारसा की अगर हम बात करें तो ये वारसा जो क्षेत्र है ये आपका सूती वस्त्र उद्योग का एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है वारसा। लेकिन वारसा के पास में ही यहाँ पर एक पॉइंट आप अगर एटलस में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक लॉन्ज करके जगह मिल जाएगी। अगर आप एटलस में देखोगे तो आपको एक लॉन्ज करके जगह मिलेगी। तो वारसा पूरे का पूरा सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, लेकिन उससे ज्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो कहां पर हुआ है, लॉन्ज के अंदर। क्लियर हुआ इतना। तो लॉन्ज में सूती वस्त्र उद्योग का ज्यादा विकास हुआ है, किससे, वारसा से। तो अगर लॉन्ज ऑप्शन में नहीं आता तो हम वारसा को ही सही मानेंगे, और अगर वारसा लॉन्ज दोनों आए तो हम पहला आंसर लॉन्ज को लगाएंगे। तो ये नदी हो गई, इसके बारे में आप देख सकते हैं पूरे का पूरा एक बार डाटा। तो सबसे पहले आप इस नदी की स्थिति बताएंगे, तो स्थिति हम बता देंगे पोलैंड में। इस नदी का मुहाना बताएंगे, तो मुहाना कहां पर है, बाल्टिक सागर में। वारसा इसके ऊपर बना हुआ है, वारसा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो कॉटन टेक्सटाइल का मतलब हो गया ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। लेकिन इसका जो सेंट्रलाइजेशन हुआ है वो सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है, लॉन्ज को। इसलिए लॉन्ज को पोलैंड का मैनचेस्टर, वारसा को पोलैंड का मैनचेस्टर नहीं कहेंगे। मैनचेस्टर क्या है, ब्रिटेन यूके के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है जहां पर सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिलें लगाई गई थी। इसलिए जहां पर भी सूती वस्त्र मिलता है उसको हम मैनचेस्टर की संज्ञा देते हैं।
लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि वारसा में भी कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, लेकिन वारसा को हम मैनचेस्टर नहीं बोलते, बल्कि लॉन्ज में जो सूती वस्त्र मिलता है इसको हम मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, अगर लॉन्ज ऑप्शन में नहीं मिलता है कि किसे मैनचेस्टर कहा जाता है, तो लॉन्ज की जगह हम वारसा को यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे, पहली नदी हो गई वारसा, विस्टुला नदी। क्लियर हो गया कैसे याद रखना है? तो विस्टुला नदी की पहले लोकेशन याद रखेंगे कि ये नदी कहां पर स्थित है, पोलैंड में। इसके बाद ओरिजिन यहां पर इंपोर्टेंट नहीं है, माउथ याद रखेंगे बाल्टिक सी में। गंडांस्क पोर्ट याद रख लेंगे, इस नदी पर बना हुआ है, तो ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। तो ये पोर्ट कई बार पूछ लिया जाता है कौन से सागर के तट पर स्थित है, तो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। इस पर क्या बना हुआ है, वारसा, जो पोलैंड की राजधानी भी है। तो याद रखेंगे ये क्या है, कैपिटल भी है, राजधानी क्षेत्र भी है, और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी फेमस है। लेकिन लॉन्ज में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होने के कारण लॉन्ज को पोलैंड का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना सभी को? चलो, इसके बाद जो दूसरी नदी मिलती है वो ओदर नदी। तो ओदर नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये ओदर नदी कहां मिलती है, तो यहां पर जो हमें पहली नदी मिली थी वो थी विस्टुला रिवर। तो विस्टुला के बारे में हम पढ़ चुके थे। विस्टुला नदी से आगे जाएंगे तो यहां पर पोलैंड के इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक नदी मिलेगी, इसी नदी को कहा जाता है ओदर नदी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ओदर नदी की लोकेशन क्या है, तो यहां पर कौन सा देश था, पोलैंड। और पोलैंड के इस तरफ जाएंगे तो यहां पर क्या मिल जाता है, जर्मनी। तो ये नदी पोलैंड से निकलती है और उसके बाद पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में गिरती, क्योंकि इसका मुहाना भी कहां पर होगा, हम कहेंगे बाल्टिक सागर में होगा। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? तो ओदर नदी पोलैंड से निकलती है, जर्मनी की सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में गिर जाती। केवल इतना ही पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। तो ये पोलैंड की ओदर नदी की कहानी हो गई। तो पोलैंड के अंदर हमने कुल 2 नदियां पढ़ी। पहली का नाम था विस्टुला नदी, दूसरी की नदी का नाम मिला ओदर। बस ओदर की याद रखना कि इसकी जो पोजीशन है वो पोलैंड और जर्मनी से मिलती है, और माउथ इसका बाल्टिक सागर में। मेन ओरिजिन कहां से होता है इसका, तो ओरिजिन जो कंट्री है वो है पोलैंड, और उसके बाद जो माउथ होता है वो किस देश के पास में होता, जाके जर्मनी के पास में। क्लियर हो गया? बॉर्डर पर ये लगभग। तो ये छोटी सी नदी आपको यहां पर मिल जाएगी, ये उधर यहां पर भी दिखाया गया, देखो ये उधर नदी, ये बॉर्डर है। तो ये पोलैंड और जर्मनी के बॉर्डर के बीच में आ जाती है। क्लियर हो गया दूसरी नदी? नेक्स्ट देखें। देखो अब तो हमने कौन कौन सी नदी पढ़ ली। सबसे पहली नदी यहां पर देखी हमने विस्टुला। पीछे की नदियों को याद रखते जाएंगे साथ के साथ। विस्टुला के बाद यहां पर हमें जो मिल गई वो है ओदर नदी। अब विस्टुला ओदर के बाद अगर हम जाते हैं तो यहां पर हमें एक नदी मिलती है जिसको कहा जाता है एल्ब नदी। तो एल्ब नदी अगर हम जाएंगे तो ये जर्मनी के अंदर हमें मिलेगी। तो आप एटलस में देखो, जर्मनी का मैप ओपन करो, पॉलिटिकल मैप, उस मैप के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको एक नदी मिल जाएगी जिसको कहा जाता है एल्ब नदी। इस तरीके से इस डायरेक्शन में आपको मिल जाएगी एल्ब नदी। ठीक है, इसको कहेंगे हम एल्ब रिवर। मिल गया सभी को, एल्ब नदी मिली। तो इस तरीके से एटलस में अगर आप साथ के साथ चीजों को देखते जाएंगे तो बड़े प्यार से आपकी सारी चीजें याद रखते हो जाएंगी। और दूसरा, वीडियो को थोड़ा शेयर और लाइक जरूर करें, और उसमें साथ में जब आप वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट जरूर किया करें कि आपको क्लास किस प्रकार की लगती है। आपके द्वारा दिए गए कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो उन चीजों को थोड़ा याद रखें। तो जर्मनी में पहली नदी मिलेगी हमें, कौन सी नदी, एल्ब नदी। एल्ब की अगर हम बात करें तो एल्ब की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसको कहा जाता है स्प्री। और इसी स्प्री नदी के तट पर, अगर हम स्प्री नदी के तट पर जाएंगे तो यहीं पर पोलैंड की राजधानी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन अवस्थित है। तो पोलैंड की राजधानी, जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है, बर्लिन। आपसे पूछा जाएगा किस नदी के तट पर है, तो में एल्ब भी हो सकता है आंसर। अगर स्प्री साथ में दिया तो पहली प्राथमिकता हम स्प्री को देंगे। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के तट पर है, और ये स्प्री बर्लिन से, एल्ब से जाकर मिल जाती है। और एल्ब यहां पर जाती है तो यहां पर एक सागर हमने पढ़ा था, नॉर्थ सी।
उत्तरी सागर। तो ये नदी कहां पर जाके गिरेगी? उत्तरी सागर में। और इसी जगह पर हमने एक बंदरगाह भी पढ़ा था कील नहर के साथ, जिसको कहते हैं हमबर्ग। ठीक है, जो जलयान उद्योग के लिए हमने पढ़ा था कि हमबर्ग बंदरगाह किसके लिए फेमस है? जलयान उद्योग के लिए फेमस है। तो हम कह सकते हैं कि ये जर्मनी की महत्वपूर्ण नदी है, जो जर्मनी से होते हुए हमबर्ग के पास उत्तरी सागर में गिर जाती है। क्लियर हो गया? तो देखें जरा, तो लोकेशन सबसे पहले बताएंगे। तो लोकेशन में आप पूर्वी जर्मनी या डायरेक्ट आप जर्मनी भी याद रख सकते हो। माउथ आप देख चुके हैं कि इसका उत्तरी सागर के अंदर ही मिलना है। और शहर की बात करें तो इसमें मेन शहर है हमारा द्रेसडन। द्रेसडन क्या है? कैपिटल ऑफ जर्मनी। लेकिन इसमें याद रखेंगे कि ये स्प्री नदी के तट पर है, और स्प्री नदी ट्रिब्यूटरी ऑफ एल्ब, एल्ब की सहायक नदी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। तो यहां पर याद रखेंगे बर्लिन जर्मनी की राजधानी स्प्री नदी के तट पर है, और स्प्री एल्ब की सहायक नदी है। इतना पॉइंट याद रखेंगे। और इसमें एक शहर मिल जाता है द्रेसडन, जो चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। चिकनी मिट्टी या चीनी मिट्टी कह सकते हैं, क्ले वगैरह के लिए फेमस है। द्रेसडन आपका पोजीशन अगर आप एटलस में देखोगे तो इस जगह पर आपको द्रेसडन की पोजीशन मिल जाएगी। तो द्रेसडन की पोजीशन अगर आप देखोगे तो एल्ब नदी के बिल्कुल दक्षिणी भाग में आपको द्रेसडन की पोजीशन मिल जाएगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम 3 नदियां पढ़ चुके हैं, विस्ला नदी, ओदर नदी और एल्ब नदी। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। एल्ब नदी के बाद अगर हम जाएंगे तो हमें मिलती है वेजर नदी। दोबारा से देखें, यहां पर मिली पहली नदी विस्टुला। विस्टुला के बाद कौन सी नदी थी? बोलो जल्दी। ओदर। ओदर के बाद यहां पर कौन सी नदी पड़ी? वीजर। वीजर नहीं, वीजर तो हमने पढ़ना है अभी। एल्ब नदी हमने यहां पर देखा था, तो एल्ब रिवर मिला। अब एल्ब नदी के बाद जाएंगे तो यहीं पर हमें एक नदी और मिल जाएगी, जिसको कहा जाता है वीजर नदी। वीजर नदी तो जर्मनी के अंदर ये नदी कहां पर मिलेगी? हमें जर्मनी में। तो जर्मनी के अंदर यहां पर आपको दिखाई भी दे रही होगी ये नदी, जो ब्लू कलर में दिखाई देती है, ये सारी की सारी वीजर नदी है। और यहां पर एक शहर याद रखेंगे, ब्रेमन। तो वीजर नदी के पास में ही मुहाने से थोड़ा पहले आपको एक शहर मिल जाता है, जिसको कहते हैं ब्रेमन। तो ब्रेमन की अगर हम बात करें तो ये पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो वेजर नदी हमें जर्मनी के अंदर वेस्ट से ईस्ट से जाएंगे तो पहले एल्ब मिलेगी, फिर वेजर मिलेगी। वेजर नदी के माउथ के पास में क्या स्थित है? ब्रेमन, जो पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और इस नदी का मुहाना अगर आपसे पूछा जाए, कहां तक पहुंच चुके थे हम? विस्टुला हो गया था, उधर हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा, और उसके बाद एल्ब हो गया था वेजर नदी। तो वेजर नदी का ब्रेमन और इसके मुहाने की अगर हम बात करें, किस नदी का मुहाना कहां पर है, तो सेम एल्ब का मुहाना और इसका मुहाना, दोनों का मुहाना कहां पर मिलता है? हमें नॉर्थ सी, उत्तरी सागर के अंदर मिलता है। क्लियर हुआ? तो देखें जरा, तो लोकेशन क्या लिखेंगे इसकी? जर्मनी के अंदर, माउथ इसका उत्तरी सागर में, और इसके ऊपर जो शहर स्थित है वो है ब्रेमन। और ब्रेमन किसके लिए फेमस है? कागज उद्योग के लिए फेमस है। तो जर्मनी का ब्रेमन किसके लिए फेमस हो गया? कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक की कहानी क्लियर हुई सभी को? अब आगे देखें। जर्मनी के अंदर ही एक नदी हमें मिलती है, राइन। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे, यहां से हम देख चुके थे विस्टुला नदी हो गई यहां पर हमारी। तो विस्टुला पढ़ चुके हैं। अब नदियां काफी कंप्लीट हो गई, और यहां पर ओदर को कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद यहां पर हम एल्ब के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, और यहां पर वेजर कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये नदियां हमने अभी तक की पढ़ी हैं। इसके बाद एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर मिलती है, जिसको कहा जाता है राइन नदी। अब राइन नदी के बारे में समझना थोड़ा सा। तो राइन नदी को जब हम समझेंगे तो यहां पर एक देश हमें देखना होगा, जिसको कहा जाता है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के इस साइड जो देश मिलता है, ये पूरे का पूरा यहां तक अंदर तक जला हुआ है, इसको कहते हैं ऑस्ट्रिया। और यहां पर एक देश हमें मिलता है, इसको कहा जाता है फ्रांस। और ये देश हम पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी, जिसका नाम क्या है? जर्मनी।
तो ये 4 देशों की पोजीशन याद रखेंगे और उसके बाद ये वाला देश भी याद रखेंगे जिसका नाम है नीदरलैंड, क्योंकि इस नदी की जो हमें स्थिति दिखाई देगी वो इन 4 से 5 देशों के अंदर दिखने वाली है। तो देखें जरा इस नदी को एक बार। तो इस जगह से इस नदी का उद्गम होता है और इस तरीके से ये नदी ऑस्ट्रिया की तरफ जाएगी और ऑस्ट्रिया से कट करके जर्मनी में, और जर्मनी से प्रवाहित होते हुए जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये नदी कहां पर हमें मिलती है, तो ये नदी हमें मिलती है जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर। क्लियर हो गया? तो नदी का उद्गम बताइए कि इस नदी का उद्गम किस देश से हो रहा है, बता सकते हैं? इस नदी का उद्गम किस देश से हुआ? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड के अंदर हमें एक माउंटेन मिलता है जिसको कहा जाता है आल्प्स पर्वत। तो इसी स्विट्जरलैंड के अंदर जो पर्वत मिलता है उसका नाम क्या है? आल्प्स पर्वत। तो अब आप बताएं कि राइन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो हम कहेंगे कि राइन नदी का उद्गम स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से होता है। इसके बाद ये नदी स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से होते हुए फ्रांस, और ये वाला बॉर्डर फ्रांस का रहेगा इस साइड, और इस साइड का जो बॉर्डर रहेगा वो जर्मनी का। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, एक रिफ्ट वैली में। तो यहां पर याद रखेंगे कि हमें फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या है, एक रिफ्ट वैली की लोकेशन मिलती है। तो यहां पर पाई जाती है राइन रिफ्ट वैली। तो एक भ्रंश घाटी के बीच में ये प्रवाहित होती है और ये भ्रंश घाटी 2 पर्वतों के बीच में स्थित है। इसके इस साइड अगर हम जाते हैं तो यहां पर मिलता है वॉस्जेस माउंटेन, और अगर इस साइड जाते हैं तो जर्मनी में मिलता है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। तो हम कह सकते हैं कि यह नदी स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलने के बाद स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया से होते हुए जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस के वॉस्जेस पर्वत के मध्य में स्थित है। या हम इस तरीके से बोल सकते हैं यह नदी स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से होते हुए ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है, और ऑस्ट्रिया के बाद यह नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस के वॉस्जेस पर्वत के मध्य स्थित भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए जर्मनी में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद यह नदी कहां प्रवेश करेगी? तो यहां से जब यह नदी जाएगी तो इसके बाद यह नदी पूरी तरीके से प्रवेश कर जाएगी जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी में यह प्रवेश करेगी और जर्मनी से होते हुए यह नदी पहुंच जाएगी नीदरलैंड में, इस तरीके से। तो इस पर आपको समझ में आ गया कि ये नदी किन किन देशों से होकर जा रही है। तो ये जर्मनी में भी प्रवेश कर चुकी है। तो ज्यादातर इसका जो विस्तार है, तो ज्यादातर जो विस्तार है वो कहां मिलता है? जर्मनी के अंदर। तो इस तरीके से इस नदी की पूरी लोकेशन मिलेगा। और अगर आपसे माउथ पूछा जाएगा तो माउथ की बात करें तो यहां पर अभी तक नॉर्थ सी ही हमें मिलेगा। तो इस नदी का मुहाना जो है वो कहां पर होगा? उत्तरी सागर के अंदर होगा। तो हमें नदी का ओरिजिन क्लियर हो गया, नदी का माउथ क्लियर होगा। नदी की लोकेशन बात करें तो मुख्य लोकेशन जर्मनी याद रखेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड, इन देशों के अंदर ये नदी मिलेगी। इस नदी के ऊपर कुछ शहर बने हुए हैं। जैसे जर्मनी के अंदर जाओगे तो यहां पर एक सिटी बनी हुई है जिसको कहते हैं स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट के ऊपर जाएंगे तो एक शहर और मिलेगा जिसको कहते हैं फ्रैंकफर्ट। इसके बाद आप जाएंगे तो आपको यहां पर एसन मिल जाएगा, और यहीं पर एक बॉन सिटी है। और इसके ऊपर अगर हम नीदरलैंड में जाते हैं तो नीदरलैंड के अंदर इस पर एक बंदरगाह मिलता है जिसको कहते हैं रोटरडम। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह मिलता है जिसका नाम क्या? रोटरडम। तो ये 4 से 5 शहर, अगर आप एटलस में पॉलिटिकल मैप में जर्मनी को देखोगे तो जर्मनी के पॉलिटिकल मैप के अंदर आपको ये 4-5 शहर मिल जाएंगे। सबसे पहले स्टुटगार्ट, फिर फ्रैंकफर्ट, फिर एसन, फिर बॉन, और उसके बाद रोटरडम। ये किस चीज के लिए फेमस है? स्टुटगार्ट की अगर हम बात करें तो ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। फ्रैंकफर्ट की बात करें ये एक रिवर है। एसन की बात करें, देखो इसको समझ लो, एसन की अगर हम बात करें तो एसन के पास में
एसन के पास में ही यहां पर एक बहुत बड़ा मिनरल बेल्ट है जिसको कहा जाता है रूर, रूर का क्षेत्र। तो ये रूर का क्षेत्र होने के कारण ही रूर में आयरन और कोल के बहुत अच्छे प्रोडक्शन मिलते हैं। तो रूर में खनिज संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण ही एसन में आयरन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा उत्पादन हुआ। तो सबसे बड़ी आयरन इंडस्ट्री हमें कहां पर मिलती है? जर्मनी के अंदर, एसन के अंदर। और जो किस कारण से फेमस है? रूर के खनिज संसाधन के कारण फेमस है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का रूर किसे कहा जाता है? रूर ऑफ इंडिया। तो भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को, क्योंकि जिस तरीके से विश्व प्रसिद्ध जर्मनी में रूर है, उसी प्रकार से भारत में मिनरल्स का सबसे बड़ा जो बेल्ट हमें मिलता है वो है रूर का क्षेत्र। क्लियर हो गया? तो देखें इसमें, तो लोकेशन आप बता सकते हैं। तो लोकेशन इसकी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में। तो ओरिजिन स्विट्जरलैंड से याद रखेंगे। तो ओरिजिन जो पॉइंट होगा, तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहां पर है? वो स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो माउथ वाला पॉइंट है वो नीदरलैंड में। माउथ कहां पर होता है? ये बाल्टिक सी नहीं आएगा यहां पर, बाल्टिक सी हटा देना, यहां पर नॉर्थ सी लिखना, इसमें गलत आ गया कहीं ना कहीं। तो इसका जो माउथ है वो नॉर्थ सी के अंदर होगा। और सिटी स्टुटगार्ड है, ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। फ्रैंकफर्ट रिवर पोर्ट है, एसन आयरन इंडस्ट्री के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर रूर का क्षेत्र है। और बॉन नॉर्मली याद, एक शहर याद रखेंगे। और रोटरडर्म की अगर हम बात करें तो ये नीदरलैंड में है। रोटरडर्म कहां पर है? नीदरलैंड में। बाकी सब जर्मनी में है। रोटरडर्म केवल नीदरलैंड में है, जो यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। तो राइन नदी पर स्थित रोटरडर्म यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। और राइन नदी को यूरोप की व्यस्त नदी भी कहा जाता है। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी, सबसे व्यस्त नदी, बिजेस्ट रिवर इन यूरोप। तो यूरोप की सबसे व्यस्त नदी किसे कहा जाता है? राइन नदी को। तो जर्मनी के अंदर हम देख चुके हैं, एल्ब नदी पढ़ चुके हैं, वेजर नदी पढ़ चुके हैं और राइन नदी पढ़ चुके हैं। और तीन नदियों के सारे, एल्ब नदी के पास हम पढ़ चुके थे हम्बर्ग, जो जलयान उद्योग के लिए फेमस है। वेजर नदी में स्थित ब्रेमन, जो कागज उद्योग के लिए फेमस है। और एल्ब नदी के पास में स्थित ड्रेसन, जो चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। तो देखो कितनी सिटी हम यहाँ पर जान चुके हैं। तो 3 सिटी मैंने आपको यहाँ बता दी, 3-4 सिटी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो जर्मनी के अंदर लगभग हम इंडस्ट्रियल एरिया को कंप्लीट कर चुके हैं। तो नदियों के साथ साथ हम दूसरी चीजों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राइन नदी के बारे में याद रखेंगे। और यहाँ पर ये माउंटेन याद रखेंगे, एक वॉस्जस माउंटेन हमें मिलता है फ्रांस के अंदर, और जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट। दोनों के दोनों ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। किस माउंटेन के उदाहरण है? ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। ये भ्रंश घाटी जरूर याद रखना, दोनों पर्वतों के बीच में स्थित है। ये डाटा कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद देखें, तो ये जर्मनी तक की नदियों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जर्मनी के अंदर यहां पर पढ़ चुके थे हम राइन नदी, तो ये कंप्लीट कर चुके हैं राइन नदी के बारे में। और राइन के ऊपर इधर हम वेजर और एल्ब के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इतना करने के बाद हम एंटर करते हैं फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस के अंदर एंटर करते हैं तो फ्रांस के अंदर यहां पर एक नदी मिल जाती है जिसको कहा जाता है सीन नदी। सीन नदी की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है सीन नदी पर स्थित फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पर स्थित है? तो हम कहेंगे सीन नदी पर स्थित है। और इसके मुहाने की अगर हम बात करें तो ये यहां पर आ जाती है। तो लगभग यहां पर एक चैनल मिल जाता है जिसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। तो इस नदी का मुहाना कहां पर होगा? इंग्लिश चैनल में। बस इतना ही याद रखना है। तो लोकेशन फ्रांस याद रखेंगे, माउथ इंग्लिश चैनल याद रख लेंगे, और सिटी की अगर हम बात करें तो इस पर क्या मिल जाएगा? पेरिस। ठीक है, तो यहां पर भी आपको शायद दिख जाएगी। तो ये सीन नदी यहां पर आपको चलती हुई दिखाई दे जाएगी। ये सीन नदी का पोजीशन दिया हुआ है। हाँ, इसके ऊपर एक पोर्ट याद रख लेना, ये पोर्ट हमने छोड़ दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पोर्ट भी बना हुआ है, इस बंदरगाह के बारे में याद रखेंगे, जिसको कहा जाता है ली हावरे पोर्ट। तो ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो इंग्लिश चैनल के तट पर स्थित है। तो फ्रांस का महत्वपूर्ण बंदरगाह जो इंग्लिश चैनल के तट पर स्थित है उसे कहा जाता है ली हावरे पोर्ट, जो सीन नदी के मुहाने के पास में ही स्थित है। तो ये छोटी सी नदी सीन हो गई। सीन नदी के बाद अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर हम कौन कौन सी नदी पढ़ चुके थे? यहां पर सीन नदी पढ़ चुके हैं। सीन नदी के बाद यहां पर एक नदी मिलती जिसको कहा जाता है रॉन नदी।
रॉन नदी एटलस में याद रखना आपको नहीं मिलेगी। आप एटलस के अंदर अगर आप इस नदी को ढूंढेंगे तो एटलस के अंदर ये नदी आपको नहीं मिलने वाली है। मेरे साथ एक बार प्रयास करें इसको ढूंढने का, तो आपको पोजीशन में बता दूंगा। यहां पर एक माउंटेन हम पढ़ चुके हैं जिसके बारे में कहा जाता है आल्प्स माउंटेन, और इसी आल्प्स माउंटेन से उद्गम होता है रॉन नदी का। तो रॉन नदी इस आल्प्स माउंटेन से निकलेगी और यहां से होते हुए जिनेवा वाला क्षेत्र यहां पर मिलेगा, इस तरीके से इंटर करेगी और ये फिर पूरे का पूरा स्टेट दक्षिण की ओर जाएगी। यहां पर इसके ऊपर एक मार्सली पोर्ट आपको मिल जाएगा, तो आप चाहो तो एटलस में देख सकते हैं। नीचे भूमध्य सागर दिया हुआ है, मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी के पास में ही यहां पर लॉयंस की जो खाड़ी हमने पढ़ी थी, लॉयंस बे पढ़ा था, तो लॉयंस की खाड़ी यहां पर मिली थी। तो लॉयंस की खाड़ी के पास में यहां पर मार्सली पोर्ट मिलता है जो इसी नदी के तट पर ही स्थित है। मार्सली पोर्ट की अगर हम बात करें तो फ्रांस के अंदर अगर हम पेरिस की बात करें तो ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है, लेकिन अगर हम मार्सली की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र मिलता है, इसलिए इसको सेकंड पेरिस ऑफ यूरोप कहा जाता है। यूरोप के दूसरे पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रॉन नदी के बारे में याद रखेंगे, तो लिख लो इसके बारे में। तो लॉन नदी की लोकेशन हमें फ्रांस के अंदर मिल जाएगी, ओरिजिन स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से हो रहा है, माउथ मेडिटेरेनियन सी में। सिटी की अगर हम बात करें तो लियोन सिटी इस पर मिल जाएगी, जिसको सिल्क सिटी ऑफ मार्सली को सेकंड पेरिस ऑफ फ्रांस कहा जाता है। ये देखो यहाँ पर, तो ये जिनेवा लेक भी दी हुई है। जिनेवा लेक के बाद ये इस तरीके से जिनेवा से होते हुए इस तरीके से आपको ये लियोन और ये नदी आपको मिल जाएगी, और ये मार्सली पोर्ट भी देखो यहाँ पर लिखा, नीचे मेडिटेरेनियन सी है। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा आप मैप से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉयन सिटी याद रखेंगे, तो लियोन सिटी, तो सिल्क के लिए ये फेमस है, और यहाँ पर आपको जिनेवा लेक मिल जाएगी और जिनेवा शहर भी मिल जाएगा। तो ये राइन, और राइन अलग है याद रखना, राइन नदी अलग है और रॉन नदी अलग है। तो राइन नदी का उद्गम इस तरीके से हो रहा था। तो राइन नदी आल्प्स पर्वत के इस हिस्से से निकलती है और इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए उत्तर में चली जाती है। तो राइन नदी का उद्गम भी आल्प्स पर्वत से होता है और रॉन नदी का उद्गम भी आल्प्स पर्वत से होता है। तो आल्प्स पर्वत से निकलने वाली दो नदियां हो गई। इसके बाद देखें तो फ्रांस के अंदर हम कौन कौन सी नदी के बारे में पढ़ चुके थे। तो यहां पर हम सीन नदी के बारे में पढ़ चुके हैं, जिस पर फ्रांस की राजधानी पेरिस अवस्थित है। इसके बारे में आल्प्स पर्वत से निकलने वाली रॉन नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फ्रांस की दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है रॉन नदी, जिसका निकास भूमध्य सागर में होता है। इसके बाद यहां पर एक नदी मिल जाएगी जिसको कहा जाता है लॉयरे, और लॉयरे नदी का जो मुहाना अगर आप देखोगे तो यहां पर मिलता है बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के। एटलस में देखो, थोड़ा सा प्रेशर दो, बिस्के की खाड़ी। तो लॉयरे नदी फ्रांस में स्थित है, जिसका मुहाना कहां पर है, बिस्के की खाड़ी में है। और इसी नदी के तट पर आपको एक शहर मिल जाएगा नांटिस। तो यहां पर एक नांटिस करके शहर मिलेगा, नांटिस। तो ये नांटिस भी आपका पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, पेपर इंडस्ट्री के लिए। तो ओरिजिन कहां से हुआ, फ्रांस में, माउथ बिस्के की खाड़ी, और शहर कौन सा, नांटिस, जो किस चीज के लिए फेमस है, पेपर इंडस्ट्री की। जैसे हमने जर्मनी के अंदर वेजर नदी के मुहाने पर स्थित ब्रेमेन कागज उद्योग के लिए फेमस पढ़ा था, ऐसे ही फ्रांस के अंदर नांटिस भी इसके लिए फेमस है, पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। लॉयरे के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ग्रोन करके नदी मिलती है, ज़रोन भी पढ़ते हैं कई लोग इसको। तो यहाँ पर देखो फ्रांस के अंदर कितनी नदी हमने पढ़ ली, सीन नदी हो गया, सीन नदी के बाद यहां पर हमने दूसरी नदी जो पढ़ी थी वो थी लॉयरे, और लॉयरे के बाद एक नदी हम इससे पहले पढ़ी थी, उसका नाम क्या था, रॉन। तो रॉन नदी, तो ये सब फ्रांस में। लॉन नदी पर लॉयन सिटी स्थित थी, मार्सली क्षेत्र स्थित था, लियोन क्षेत्र स्थित है, लॉयरे नदी पर नांटिस स्थित है। सोचो कितने शहर हमने पढ़ लिए पेपर इंडस्ट्री के लिए, और इस पर आपकी पेरिस अवस्थित है। तो नदी के साथ साथ हम क्या करते हैं, बहुत सारे शहरों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और मुहाना हम इसका पढ़ चुके थे कि इसका मुहाना मेडिटेरेनियन सी में, इसका मुहाना नॉर्थ सी में है, और इसका मुहाना बिस्के की खाड़ी में है। लेकिन अब जो नदी हमें मिल रही है वो नदी कौन सी है, ज़ेरोन नदी।
तो लॉयरे नदी के नीचे ही अगर आप पॉलिटिकल फिजिकल दोनों मैपों का सहायता करेंगे तो आपको यहाँ पर एक जरोन नदी मिल जाएगी। तो जरोन नदी भी फ्रांस में, और इसका मुहाना कहाँ पर है, बिस्के की खाड़ी के अंदर मिलता है। इसी नदी के तट पर स्थित है एक शहर जिसको कहते हैं बॉर्डियक्स, या बोर्डो करके लिखा होता है हिंदी में इसको बोर्डो लिखते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं बॉर्डियक्स। तो बॉर्डियक्स भी आपका किसके लिए फेमस है, वाइन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो बॉर्डियक्स फेमस फॉर वाइन इंडस्ट्री। तो ये लॉयरे नदी है, लॉयरे के बाद ही यहाँ पर ऊपर नीचे आपको जरोन, तो लॉयरे जरोन दोनों नदियां आपको ये ऊपर नीचे हो गई है। शायद लॉयरे और जरोन को एक बार पोजीशन देख लेना, अगर ऊपर नीचे होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाटा पूरे का पूरा ये रहेगा। हो सकता है कि लॉयरे नदी ऊपर नीचे हो, जरोन नदी ऊपर हो। इस डायग्राम से दिखाई दे रहा है कि लॉयरे, अच्छा लॉयरे ऊपर ही पड़ा, सही तो है हमने, तो लॉयरे नदी ऊपर है, ये लॉयरे नदी का मैप हो गया। तो लॉयरे नदी के पास में नांटीस है, सही पढ़ा है हमने बिल्कुल, और यहाँ पर जरोन नदी है, और इसके पास में कौन स्थित है, बॉर्डियक्स स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों नदियां हो गई। तो फ्रांस की हम सारी नदियों को कंप्लीट करने के बाद फाइनली इंटर करते हैं हम पेरिस, स्पेन के अंदर। तो स्पेन के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको याद हो, मैंने आपको एक माउंटेन पढ़ाया था कल की क्लास में जिसको कहते हैं कैंटाब्रियन माउंटेन, और इसी कैंटाब्रियन माउंटेन से इस डायरेक्शन में एक नदी का फ्लो मिलता है, इसको कहते हैं एब्रो नदी। तो कैंटाब्रियन जो माउंटेन है, तो कैंटाब्रियन पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है, एब्रो नदी का। तो ये स्पेन की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका मुहाना भूमध्य सागर के अंदर होता है। तो कई बार आपसे कोई क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है किस नदी का मुहाना भूमध्य सागर में है या नहीं है। तो एब्रो नदी का मुहाना कहां पर है, भूमध्य सागर के अंदर है। उद्गम कहां से होता है, कैंटाब्रियन माउंटेन से होता है। किस देश की नदी है, तो हम कहेंगे स्पेन की प्रमुख नदी है। तो यहाँ पर एब्रो की लोकेशन आप याद रख सकते हैं। तो लोकेशन क्या हो जाएगी इसकी, स्पेन। तो ये नदी स्पेन की महत्वपूर्ण नदी है। मुहाने की अगर हम बात करें तो मुहाना इसका दक्षिण की ओर मेडिटेरियन सी में, और ओरिजिन इसका, ये गलत हो गया यहाँ पर ओरिजिन, तो ओरिजिन आपका जो है वो कैंटाब्रियन माउंटेन याद रखेंगे। ठीक है, ये कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। तो कैंटाब्रियन पर्वत, तो यहीं पर मिल जाता है आपका कैंटाब्रियन माउंटेन, ये वाला। तो यहां पर याद रखेंगे कैंटाब्रियन माउंटेन, यहां से इस नदी का उद्गम होता है, ये वाला। ये आपको एब्रो नदी की पोजीशन दिख जाए, यहां पर पर्वत है, एब्रो नदी की लोकेशन। एब्रो नदी के बाद अगर हम बात करें तो अगली नदी मिलती है ड्यूरो। तो एब्रो नदी की पोजीशन क्लियर हो गई। तो ये नदी कौन सी थी, एब्रो नदी। एब्रो नदी के बाद यहां पर जो अगली नदी मिलती है उसको कहते हैं ड्यूरो नदी। लेकिन ड्यूरो नदी याद रखना उद्गम जरूर स्पेन से होता है इस नदी का, लेकिन इसका जो मुहाना है वो पुर्तगाल में है। तो इसका जो मुहाना है वो पुर्तगाल में है, ओरिजिन कहां से होता है, स्पेन से। तो हम कहेंगे ड्यूरो स्पेन से निकलने के बाद पुर्तगाल से होते हुए अटलांटिक ओशियन में, तो इसका मुहाना जो होगा वो कहां पर हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन में फाइनली ये नदी गिरेगी। तो इसको पुर्तगाल की महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ड्यूरो पुर्तगाल की महत्वपूर्ण नदी है, जो स्पेन से निकलने के बाद पुर्तगाल से होते हुए भूमध्य सागर के, सॉरी अटलांटिक महासागर के अंदर गिर जाती है। तो अटलांटिक ओशियन में इसका मुहाना। इसी नदी के तट पर अगर आप जाएंगे तो इस पर एक सिटी है जिसको कहते हैं पोर्टो। तो ये पोर्टो भी वाइन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। जैसे यहां पर याद होगा मैंने आपको फ्रांस के अंदर नांटीस पढ़ाया था और बोर्डियक्स पढ़ाया था, बोर्डो। तो बोर्डो हमारा किसके लिए फेमस था, वाइन इंडस्ट्री के लिए। तो फ्रांस का बोर्डो वाइन इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और पुर्तगाल का पोर्टो भी वाइन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो लिख रहे 3 पॉइंट। तो लोकेशन हो गया स्पेन में, माउथ हो गया इसका अटलांटिक ओशियन में, और सिटी इस पर मिल जाएगी पोर्टो जो फेमस फॉर वाइन इंडस्ट्री। नेक्स्ट लिखिए टोगस रिवर। तो यहां पर एब्रो नदी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एब्रो के बाद यहां पर ड्यूरो नदी हो गया, और ड्यूरो के नीचे ही टागस मिल जाएगा। टागस नदी की अगर हम बात करें तो ये भी स्पेन से निकलेगी, तो इसका ओरिजिन भी स्पेन से होगा, और ये नदी चली जाएगी फाइनली पुर्तगाल में। और पुर्तगाल में इसी नदी के मुहाने के पास में यहाँ पर एक शहर बना हुआ है, इसी नदी के मुहाने के पास में, इसको कहते हैं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन किस नदी के तट पर है, तो हम कहेंगे टोगस नदी के तट पर
स्थित है। लोकेशन कहां पर हो गई? पुर्तगाल में। माउथ कहां पर होगा? सेम अटलांटिक ओशन में। सिटी कौन सी है? लिस्बन, जो क्या है कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। तो यहां तक की कहानी हो गई। इसके बाद स्पेन के अंदर एक और महत्वपूर्ण नदी मिलती है। तो स्पेन के अंदर देखो कितनी नदियां मिल गई। एक नदी हो गई इब्रो नदी, यहां पर ड्यूरो रिवर, उसके बाद टोगस रिवर। इसके बाद इस तरीके से आपको एक नदी मिलेगी जहां पर सेरा मोरेना, सेरा नवेदा, बैटिकन, कार्डिलस पर्वत हमने पढ़े थे दक्षिणी भाग में। इन्हीं दक्षिणी भागों के अंदर एक आपको नदी मिलेगी जिसको कहा जाता है ग्वाइदल क्वीवर नदी। तो अगली जो नदी मिलती है वो है ग्वाइदल क्वीवर नदी। तो ग्वाइदल क्वीवर नदी का मुहाना भी कहां पर है? अटलांटिक ओशियन में है। तो ओरिजिन क्लियर हो गया। ओरिजिन में नहीं याद रखना, केवल इतना याद रख लेंगे ये नदी कहां से आ रही है, स्पेन की नदी है, बस इतना याद रख लेंगे और मुहाना याद रखेंगे। इसके पास में एक छोटी सी खाड़ी भी है, या इसको खाड़ी कह सकते हैं या इसको एक शहर भी कह सकते हैं, जो काडिज के नाम से फेमस है। तो इसी नदी के मुहाने के पास में एक शहर स्थित है जिसको क्या बोला जाता है? काडिज। तो काडिज की खाड़ी है यहाँ पर, वहीं पर एक शहर मिलेगा काडिज। पुर्तगाल के स्पेन के पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो आपको कार्डिज मिल जाएगा। कार्डिज की बात करें तो कार्डिज वर्ल्ड लेवल पर कॉर्क के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो पूरे वर्ल्ड में कॉर्क का जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन है वो कार्डिज से होता है। कॉर्क क्या होता है? जब हमने चिड़िया बल्ला कभी देखा हो तो चिड़िया के पीछे जो गद्दी लगी रहती है, टॉप रबड़ सी लगी रहती है, वो कॉर्क का बनता है। या अगर वाइन वगैरह का सेवन कभी जीवन में किया हो तो उस वाइन के ढक्कन के अंदर जो छोटा सा प्लास्टिक लगा रहता है एयर टाइट करने के लिए, वो भी इसी कॉर्क से ही बनता है। तो ये कार्डिज वर्ल्ड लेवल पर कॉर्क के लिए फेमस है। और इसके पास में भी, इसी के पास में अगर जाओगे तो इसी के पास में आपको यहां पर एक पॉइंट मिलेगा जिसको कहते हैं सेविल्ले। तो सेविल्ले करके एक जगह आपको मिल जाएगी जो काफी ज्यादा हॉटेस्ट प्लेस है। तो स्पेन का सबसे गर्म स्थान यहां पर हमें मिल जाता है, वो है सेविल्ले, यूरोप का सबसे गर्म स्थान। तो और लोकेशन स्पेन में हो गया, माउथ अटलांटिक ओशन में। सिटी कार्डिज जो कॉर्क एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। और सेविल्ले की बात करें तो यहां पर देखो मिल जाएगा, ये सेविल्ले देखो यहां पर दिया हुआ है और कार्डिज भी यहां पर दिया हुआ है। तो दोनों शहर यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो सेविल्ले भी इस मैप के अंदर दिख जाएगा और कार्डिज भी यहां पर आपको दिख जाएगा। तो ये कॉर्क के उत्पादन के लिए फेमस है। और ये आपका सबसे गर्म स्थान है, हॉटेस्ट टेम्परेचर। पूरे यूरोप का सबसे गर्म स्थान कहां मिलता है? स्पेन के सेविल्ले के अंदर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो ये 4 नदियां मैंने आपको बता दी स्पेन के अंदर। तो मैं आपको पोलैंड की नदियां बता चुका हूं, जर्मनी की नदियां हम पढ़ चुके हैं, फ्रांस की नदियां पढ़ चुके हैं, और स्पेन की नदियां और पुर्तगाल की। तो 5 देश जो सबसे इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं, तो 5 देशों की हम नदियां कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद कुछ नदियां और हैं, जैसे इटली के अंदर प्रवेश करेंगे तो इटली के अंदर आपको 2 नदियां मिलेंगी। यहां पर एक पर्वत हमने पढ़ा था जिसको कहा जाता है आल्प्स पर्वत। तो इसी आल्प्स पर्वत से हम देख चुके थे कि पहले 2 नदियां निकलती। तो आल्प्स पर्वत से ऊपर की ओर निकलने वाली नदी का नाम है राइन नदी। और इसी आल्प्स पर्वत से फ्रांस की ओर जो नदी जाती है उसको कहा जाता है रॉन नदी। और इसी आल्प्स पर्वत से इस साइड जो नदी गिरती है इसको कहा जाता है पो नदी। तो पो नदी, तो आल्प्स पर्वत से 3 नदियों का उद्गम हुआ, राइन, रॉन, पो। राइन नदी उत्तर की ओर, पो नदी पश्चिम दक्षिण की ओर, और रॉन नदी पश्चिम दक्षिण की ओर, पो नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और इस नदी के मुहाने की अगर हम बात करें तो यहां पर एक सी हमने पढ़ा था जिसको कहा जाता है लुगुरियन सी बोल सकते हैं, या मेडिटेरेनियन सी, मोटा मोटा याद रख लेना, क्योंकि पूरे का पूरा बेल्ट हमारा भूमध्य सागर का ही। वैसे एक छोटा सा लुगुरियन सी हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो लुगुरियन सी भी याद रख सकते हैं। तो इतना क्लियर। और इसी नदी के ऊपर 2-3 शहर आपको याद रखने हैं। तो इसी नदी पर एक शहर स्थित है मिलान, और इसी नदी पर एक शहर स्थित है तुरिन। तो मिलान की अगर हम बात करें तो ये मैनचेस्टर के रूप में फेमस है, मतलब यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तुरिन की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। तो इटली का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछा जाए तो इटली का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मिलान को। और इटली का डेट्रॉइट अगर पूछा जाए तो वो किसे कहा जाता है? त्यूरिन को। और पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि जिस तरीके से भारत में गंगा नदी का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व है, उसी प्रकार से पो नदी का भी इटली में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक महत्व है। इसलिए इसको इटली की गंगा कहा जाता है, गंगाज ऑफ इटली। तो लिख लो इसके बारे में। तो लोकेशन कहां याद रखेंगे इसकी? इटली, माउथ एड्रियाटिक सी,
सिटी ओरिजिन आल्प्स पर्वत यहां से हम देख चुके थे। तो मिलान 3 शहर, मिलान, ट्यूरिन और वेनिस। तो मिलान को क्या बोला जाता है? तो मिलान फेमस है सूती कपड़े के लिए, इसलिए इसको मैनचेस्टर बोलेंगे। और ये फेमस है ऑटोमोबाइल के लिए, इसलिए इसको हम डेट्रॉइट बोलते हैं। और इसी के मुहाने के पास में यहां पर वेनिस मिल जाता है, वेनिस सिटी यहां पर मिल जाती है। और वेनिस किसके लिए फेमस है? जो हथकरघा उद्योग होता है। ठीक है, तो ये आपको देखोगे यहां पर। अच्छा, मुहाना इसका थोड़ा गलत हो गया, एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सी मतलब इस तरफ जाना था, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेंगे तो मुहाना इसका हम इस तरफ इधर मोड़ेंगे। ठीक है, मैंने इस साइड कर दिया, इस साइड नहीं होगा ये मुहाना, इसका आप एड्रियाटिक सी याद रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। तो पो नदी का डायरेक्शन आप इस तरीके से याद रखेंगे, ये ऐसे प्रवाहित होगी और यहाँ इस तरीके से मुड़ेगी। इस साइड वाला याद नहीं रखेंगे, इसको हटाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपको पो नदी का डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये पो नदी है। तो यहां पर आपको मिलेगा एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है वेनिस। ठीक है, तो ये लोकेशन हो गया इटली, ओरिजिन आल्प्स, माउथ एड्रियाटिक, सिटी मिलान, तुरिन और वेनिस। मिलान कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इटली, तुरिन इज कॉल्ड डेट्रॉइट ऑफ इंडिया और वेनिस इज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट। तो ये इटली की नदी होगी। इटली के अंदर ही हमें एक नदी और मिलती है जिसको कहते हैं टाइबर नदी। तो इटली के अंदर यहां से मिल गई हमें पो नदी, तो ये तो हो गई पो। इटली के अंदर ही यहां पर एक नदी मिलती है जिसको कहा जाता है टाइबर। टाइबर नदी के ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पर एक माउंटेन मिल जाता है जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, एपेनाइन माउंटेन, या इसकी हाईएस्ट पीक हमने पढ़ी थी माउंट विसुवियस। तो इस नदी का उद्गम कहां से होता है? एपेनाइन्स पर्वत से, और इटली पेनिनसुला की महत्वपूर्ण नदी है। और इस साइड जो सी है वो है टायरेनियन सी, तो इस नदी का मुहाना कहां पर होगा? टायरेनियन सी के अंदर। और इसी नदी के मुहाने के पास में स्थित है रोम। इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम कहेंगे टाइबर नदी के तट पर स्थित है इटली की राजधानी रोम। और इसी रोम सिटी के अंदर हम जानते हैं कि एक छोटा सा देश बना हुआ था जिसको कहा जाता है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, जिसको होली सिटी भी हमने लास्ट क्लास में लिखाया हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी टाइबर नदी हो गई। तो टाइबर नदी की लोकेशन क्या हो गई? इटली के अंदर। इस नदी का माउथ कहां पर है? टेरेनियन सी में। इस नदी की सिटी कौन कौन सी है? रोम और वेटिकन सिटी। ठीक है, ओरिजिन कहां से? एपेनाइन्स माउंटेन से। ठीक है, रोम को होली सिटी भी कहा जाता है, इसी को पोप सिटी भी कहा जाता है, पोप की नगरी या सिटी ऑफ पोप। और वेटिकन सिटी, सॉरी ये इसके बारे में याद रखना, होली सिटी के, वेटिकन सिटी के बारे में। तो वेटिकन सिटी के बारे में 2 पॉइंट याद रखेंगे। और वेटिकन सिटी जानते हैं विश्व का सबसे छोटा देश भी है, पोप की नगरी कहा जाता है इसमें। और रोम के बारे में जानते हैं, ये इटली की मुख्य राजधानी है। इसके बाद जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नदी मिलती है, राइन नदी के बाद अगर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नदी यूरोप के अंदर है तो वो नदी मिलती है हमें रॉन नदी। तो रॉन नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ देशों को पहचानना होगा, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक देशों में बहने वाली नदी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी है जिसका अपवाह विश्व के सबसे अधिक देशों में, तो वो है डेन्यूब नदी। तो यहां पर आपको जर्मनी मिल जाएगा, ये हम पढ़ चुके थे पहले। और जर्मनी के अंदर यहां पर एक माउंटेन मैंने आपको पढ़ाया था जिसको कहा जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। तो इस नदी का उद्गम भी कहां से होता है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट। तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने के बाद ये नदी कहां चली जाती है? तो जर्मनी के बाद ये नदी इंटर करेगी कहां पर? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया से निकलने के बाद ये नदी इस तरीके से प्रवाहित होती है। ऑस्ट्रिया के बाद अगर हम जाएंगे तो यहां पर आपको स्लोवेकिया और हंगरी 2 देश मिल जाएंगे। तो ये दोनों देशों के बॉर्डर पर चलती है, स्लोवेकिया और हंगरी के बॉर्डर से होते हुए ये पूरी तरीके से हंगरी में प्रवेश कर जाती है। और हंगरी के अंदर अगर हम जाते हैं तो हंगरी के अंदर एक शहर मिलता है, जगह मिलती है जिसको कहते हैं हंगरी का मैदान। तो हंगरी के मैदानों से होते हुए जाती है।
इस तरीके से ये आगे बढ़ेगी और ये इस बॉर्डर पर आ जाएगी। यहां पर इस देश का जो बॉर्डर, इसको कहा जाता है क्रोशिया। तो ये किस देश के बॉर्डर के साथ टच करती है? क्रोशिया। और क्रोशिया के बाद ये नदी इस तरफ इंटर करेगी और इस देश को कहा जाता है सर्बिया। तो कहां से इंटर हुई? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से ओरिजिन हुआ, ऑस्ट्रिया से होते हुए स्लोवाकिया और हंगरी के बॉर्डर बनाएगी और उसके बाद क्रोशिया के साथ बॉर्डर बना के सर्बिया में, सर्बिया के बाद ये आगे जाएगी और इस तरीके से फिर बॉर्डर पर आ जाएगी। तो ये दो देशों का बॉर्डर है, यहां पर है बुल्गारिया और ऊपर है रोमानिया। तो बुल्गारिया और रोमानिया के बीच में बॉर्डर बनाते ऊपर जाएगी और यहां पर जाने के बाद ये मालडोवा, याद रखना, केवल यहां पर रह जाता है। मालडोवा का क्षेत्र यहां पर है, बाकी का जो क्षेत्र है ये यूक्रेन का ही पूरे का पूरा पार्ट है। तो इस तरीके से मालडोवा और मालडोवा के बाद यूक्रेन को टच करेगी और ये नदी आगे जाके ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर गिर जाएगी। तो कितने देशों से ये नदी प्रवाहित होकर जा रही है? तो पहला देश जर्मनी मिल गया, दूसरा ऑस्ट्रिया मिल गया, तीसरा स्लोवाकिया, चौथा हंगरी, पांचवा क्रोशिया, छठवां सर्बिया, सातवां बुल्गारिया, आठवां रोमानिया, नौवां मालडोवा और 10वां देश हमें मिल जाता है, मालडोवा को भी टच करके जाती है, 10वां देश मिल जाता है यूक्रेन। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये विश्व के सबसे अधिक देशों में प्रवाहित होने वाली नदी है। और इसी नदी पर कुछ देशों की राजधानियां भी मिल जाती हैं, जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अगर ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट इसी नदी के तट पर स्थित है, बुडापेस्ट, ठीक है। सब लिखने में आ जाएगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो ये आगे जाकर साइड में दिख जाएगा, बुडापेस्ट। और स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा ये भी इसी नदी के तट पर स्थित है। तो 4 देशों की राजधानियां, 3 राजधानियां, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इसी नदी पर, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। तो ये सब इसी नदी के तट पर स्थित है। तो इस नदी का उद्गम कहां से हुआ? ब्लैक से। तो ब्लैक से निकलने के बाद ब्लैक में ही इसका मुहाना, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगी और फॉरेस्ट से निकलने के बाद ब्लैक सागर में जाके खत्म हो जाएगी। 10 देशों में इसका विस्तार होगा, 4 देशों की राजधानियां इस नदी पर बनी हुई है। इस नदी को यूरोप की सबसे प्रमुख नदी कहा जाता है, विश्व में सबसे अधिक देशों में बहने वाली नदी है और इसको ग्रीन रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती, इसलिए इसको ग्रीन रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन नदी। तो देखो, जर्मनी से जाएगी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से स्लोवाकिया, फिर हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, ये हटा देना, केवल रोमानिया लिख लेना यहां पर, ये पी हटा देना यहां पर, रोमानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन। मालडोवा को चाहो तो ऐड करना, नहीं तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। और ओरिजिन कहां से हो रहा था? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से, और माउथ कहां पर? ब्लैक सी में। इस नदी पर वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, बुडापेस्ट जो हंगरी की कैपिटल है, बेलग्रेड जो सर्बिया की कैपिटल है, स्लोवाकिया की कैपिटल भी लिख लेना, स्लोवाकिया की कैपिटल ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा इसी नदी के तट पर स्थित है। 4 देशों की राजधानियां भी इसी नदी के तट पर स्थित है। इसको ग्रीन रिवर के नाम से जाना जाता है। यूरोप की शायद 2nd नंबर पर सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, इंपोर्टेंट नदी है, विश्व में सबसे अधिक देशों में बहने वाली नदी है। तो यहां तक की कहानी कंप्लीट हुई डैन्यूब नदी की। डैन्यूब नदी के बाद कुछ छोटी छोटी नदियां हमें मिल जाती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी नदियों की अगर हम बात करें तो ये मालडोवा देश के अंदर एक नदी मिल जाती है हमें, जिसका मुहाना ब्लैक सी के अंदर होगा, नदी मालडोवा की होगी और इसका नाम है डिनिस्टर नदी। तो बस इतना ही याद रखना, डिनिस्टर नदी मालडोवा की नदी है, यूक्रेन को टच करके जाएगी और मुहाना कहां पर है? ब्लैक सी के अंदर। ये आपको यहाँ पर दिख भी जाएगी। तो ये डिनिस्टर नदी है, यूक्रेन से आएगी और यूक्रेन से होने के बाद मालडोवा से होते हुए ब्लैक सी के अंदर गिर जाएगी। इसी के ऊपर एक नदी और मिलती है, डिनिस्टर नदी। तो डनिस्टर को अगली मैप में देख लेंगे, तो ये डनिस्टर नदी आपको मिल जाएगी। तो यहां पर जो नदी मिलती है उसको क्या बोल देते हैं? डनीपर, सॉरी डनिस्टर। और यहां पर जो नदी मिलती है उसको बोल देते हैं डनीपर।
तो ये नदी पूरी तरीके से यूक्रेन के अंदर, मोहाना दोनों का ही ब्लैक सी के अंदर मिलता है, दोनों ही नदियां ब्लैक सी के अंदर जाएंगी। इसमें से ये नदी भी यूक्रेन में है और मोहाना ब्लैक सी के अंदर। बस इस पर याद रखना कि यूक्रेन की राजधानी जो कीव है, यूक्रेन की राजधानी कीव इसी नदी के तट पर स्थित है। तो ये यूक्रेन की नदी कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक नदी मिल जाती है डॉन नदी। तो इसी पहले डनिस्टर मिलेगी, डनिस्टर के बाद डनीपर, और डनीपर के बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक नदी मिलेगी रशिया से आते हुए, डॉन नदी, और इसका मोहाना आपका एजोब सी के अंदर होगा। कहां पर होगा? एजोब सी के अंदर, या ब्लैक सी भी आप याद रख सकते हैं। तो इस नदी को क्या कहा जाता है? डॉन नदी। मतलब ये यूक्रेन वाला बेल्ट है, इस तरीके से ये नदी यहां पर हमें मिलेगी और इस तरीके से बहते हुए यहां पर आ जाएगी। ये कौन सा सी है? एजोब सी। तो देखें जरा, तो इसमें भी सिंपल सिंपल लोकेशन याद रख लेंगे, रशिया के अंदर है, ठीक है, और माउथ कैस्पियन सी के अंदर है, और बाकी कोई सिटी वगैरह इसमें है नहीं, तो बस इतना याद रख लेंगे। कैस्पियन सी नहीं आएगा यहाँ पर, आप एजोब सी लिखना इसमें, एजोब सी, या इसकी जगह आप ब्लैक सी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। रशिया के अंदर ये मिल जाएगी। चलो, डॉन नदी के बाद दो नदियां और बची हैं लास्ट, यूराल नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट नदी की अगर हम बात करें तो कौन सी नदी मिलती है? यूराल नदी। तो यूराल नदी नहीं, यूराल नहीं, वोल्गा सबसे लंबी मिलेगी। यूराल की बात कर रहे थे, इससे बाद में वोल्गा पढ़ लेंगे। तो यूराल की अगर हम बात करें तो ये यूराल माउंटेन, जो याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था यूराल माउंटेन, तो यूराल माउंटेन से निकलने के बाद इस तरीके से ये कैस्पियन सागर के अंदर गिर जाती है। तो यूराल नदी आपको कहां पर मिल जाएगी? ठीक है, तो यूराल नदी आपको रशिया के अंदर मिलेगी। यहाँ मैप थोड़ा रह गया है तो यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हो, ये इस साइड जाएगी, थोड़ा मैप कट गया यहाँ पर, इसमें समझ लो। तो यूराल नदी का उद्गम यूराल पर्वत से, और मोहाना कहां पर है? इसका कैस्पियन सागर के अंदर है। तो रशिया और कैस्पियन सागर केवल इसमें याद रखना है, हमें ज्यादा है नहीं। और ओरिजिन याद रख लेना, इसका ओरिजिन अगर आपसे पूछा जाए कि ओरिजिन कहां पर है, तो ओरिजिन में यूराल माउंटेन याद रख लेना। इसके बाद एक लास्ट नदी मिल जाएगी हमें, वोल्गा नदी। तो यूराल नदी से पहले, जैसे यहाँ पर यूराल होगी, यूराल से पहले मिलती वोल्गा। जैसे यहाँ पर इस मैप में जाओगे, यूराल है तो यूराल के इस साइड हमें मिलेगी वोल्गा। तो ये स्लाइड आगे पीछे होगी, पहले वोल्गा की स्लाइड आनी चाहिए थी, फिर यूराल की आती, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो वोल्गा नदी की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और ये आपको वोल्गा नदी का, तो ये रेबेंस करके एक जलाशय मिलता है, वहां से निकल कर आती है, और इस तरीके से कैस्पियन सागर में ही इस नदी का उद्गम होता है। तो रशिया और कैस्पियन सागर, बस यहां पर याद रखना जो नदियां हैं, बस इतना याद रखना कि ब्लैक सी में किस नदी का उद्गम होता है और कैस्पियन सी में किसका उद्गम होता है। ये दो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं। जैसे यूराल और वोल्गा का मुहाना कहां पर था? कैस्पियन सागर में। बाकी की अधिकांश नदियां कहां पर जा रही थी? जैसे डेन्यूब नदी, निस्टर नदी, नीपर नदी, डॉन नदी, वो सब नदियां कहां पर जाती हैं? ब्लैक सी के अंदर। तो यहां पर पढ़ते समय थोड़ा याद रखना कि कौन सी नदी मेडिटेरेनियन सी में जाती है, कौन सी नदी ब्लैक सी में जाती है, कौन सी नदी कैस्पियन सी में जाती है। पूरा सेंटेंस बहुत अच्छा लिखा होगा, लास्ट में सिर्फ माउथ से आपको गड़बड़ करवा देगा। तो माउथ को बहुत अच्छे से तैयार रखेंगे तो ये यूरोप की आपकी आज की क्लास की नदियां भी कंप्लीट होती हैं। तो यूरोप का कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होगा, जिसके अंदर हम आउटलाइन पढ़ चुके थे। आउटलाइन के अंदर हमने खाड़ियां वगैरह पढ़ा दी, ठीक है, सागर हमने पढ़े, जल संधियां पढ़ी, छोटे मोटे द्वीप भी हमने पढ़े, देश राजधानियां मैंने कंप्लीट करा दी। उसके बाद फिजिकल स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं और नदियों को कंप्लीट कर चुके हैं। नदियां, सॉरी, लेक वगैरह यहाँ पर कोई खास इंपोर्टेंट है नहीं। एक लड़ेगा करके लेक मिल जाती है, वो रशिया के अंदर है। कि लड़ेगा लेक याद रख लेना। तो लड़ेगा लेक कहाँ पर मिल जाएगी? रशिया के अंदर, तो वो याद रख लेना। जिनेवा लेक के बारे में याद रख लेना, वो आपको स्विट्जरलैंड के आसपास मिल जाएगी। तो एक दो लेक है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट था रिवर सिस्टम, जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है इसका। तो यूरोप कॉन्टिनेंट भी आज आपका कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।